नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। हम लोग देखिए यूपी पीसीएस के लिए सेक्शनल टेस्ट पर डिस्कशन जो है ऑलरेडी कर रहे हैं। आज का जो टेस्ट है इसमें हम सेक्शनल टेस्ट जो कि मिसलेनियस टॉपिक से संबंधित है इस पर चर्चा करेंगे। 100 क्वेश्चंस आज हमारे ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगे जो किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक करंट अफेयर से नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि इनका नाम मिसलेनियस ही इसलिए रखा गया है क्योंकि मिक्स्ड टॉपिक्स होते हैं जो आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज पर निर्भर करता है। यूपी पीसीएस की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन में मॉडरेट करके बोल रही हूँ, संख्या इससे भी ज्यादा रहती है। इसी तरह के प्रश्न देखिए पूछे जाते हैं। तो आज के टेस्ट का फायदा ये होगा, एक तो 100 फैक्ट आपके ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगे जो किसी एक नोट्स में मिलने थोड़ा सा मुश्किल रहते हैं। दूसरा, आपको पता चल जाएगा कि इस परीक्षा के लिए मिसलेनियस टॉपिक्स को कैसे तैयार करना है, किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए वीडियो में मैंने ये ध्यान रखा है, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताऊं बल्कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं और जो एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी आपको देते चलूं, ताकि आपका सिर्फ एक क्वेश्चन प्रिपेयर ना हो बल्कि उस एक क्वेश्चन के साथ में आपके 4-5 चीजें प्रिपेयर हो जाए। तो कहने के लिए 100 प्रश्न है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ आपको, वीडियो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके मोर देन 150 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। ये मैं थोड़ा सा हम्बल होके बोल रही हूँ, आप वीडियो सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सर के द्वारा बहुत सारे पिक्चर्स, पीडीएफ और क्विजेस जो है फ्री शेयर किए जाते हैं। देखिए सर का प्रॉमिस रहा है आप लोगों से कि यूट्यूब पर जो वीडियोस है वो हमेशा से फ्री थे और फ्री रहेंगे। ये चीज हम आप लोगों को इसलिए बताते हैं ताकि आप इन रिसोर्सेज का, इन इनिशिएटिव्स का ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर सकें। अगर देखिए आपने कमेंट सेक्शन का भी देखा हो तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने इन इनिशिएटिव्स का लाभ उठाकर अपने एग्जाम को क्रैक किया है। अगर आप इन इनिशिएटिव के भरोसे इतना कुछ कर पा रहे हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर और भी बेहतर कर पाएंगे। इसीलिए आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़िए। उसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, कॉन्टेक्ट डिटेल दी गई है, आप कॉल कर सकते हैं, ज्ञान सर को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और वहां से आप देखिए एडमिशन ले सकते हैं। एक बार अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो टेस्ट सीरीज और आपका कंटेंट, इन दो चीजों की फिक्र आपको नहीं करनी है। ये हमारा काम है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। जितने पेजेस आपको दिए जाएंगे वो आपको प्रिपेयर करने हैं, याद करने हैं, उनका बार बार रिवीजन करना है। अगर आप इतना करते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये आपको इस बात से भी आइडिया लग जाएगा कि हमारी पूरी टीम जो भी पेपर डिस्कशन कर रही है वो अपना बेस्ट देती है इन पेपर्स को डिस्कस करने में, आप लोगों तक एक बेहतर इंफॉर्मेशन पहुंचाने में। और हर कोई ये बात जानता है कि पीसीएस की परीक्षा हो या यूपीएससी की परीक्षा हो या फिर आरओ एआरओ लेखपाल का पेपर हो, ये पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन की वजह से निकलता है। पढ़ने को तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम टेस्ट पेपर डिस्कशन करते हैं ताकि इन वीडियोस को आप बार बार सुन के रिवाइज कर सके और ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करने से चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और ऑप्शंस को देखकर आप सही उत्तर पहचान पाएंगे और टिक कर पाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, प्लीज कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। एक और मेरी आपसे निवेदन है, अगर वीडियो आपको सुन के अच्छा लगता है तो उसको लाइक करे बिना मत जाइएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर अभी किसी कारण से आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खैर मैंने बहुत बातें कर ली आपसे, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा राज्य कुल अक्षय ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता के मामले में 3 राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि आपको वो स्टेट बतानी है जो टॉप 3 स्टेट में नहीं आता है। किसमें? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, जो आपके क्या है, अक्षय सौर ऊर्जा स्रोत है। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी को इंग्लिश में बोलते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है? देखिए
ऊर्जा का कोई भी ऐसा स्रोत जो खत्म नहीं होता है, एक बार आप उसको यूज कर लेते हैं तो आप उसको दोबारा भी यूज कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाएगा। उसको देखिए अक्षय ऊर्जा स्रोत या फिर रिन्यूएबल, जिस चीज को बार बार रिन्यू किया जा सके, नया किया जा सके, ये कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं सूर्य ऊर्जा का, सौर ऊर्जा ऐसी है जो इस पृथ्वी की आप कह सकते हैं उत्पन्न होने के समय से ही हमें प्राप्त हो रही है और ये हमेशा ही हमें मिलती रहेगी। तो ये एक ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो रिन्यूएबल के अंदर आता है। इसी तरह हवा है, पवन से अगर हम कोई एनर्जी बना ले, क्या पवन कभी रुकेगी? क्या पवन कभी खत्म हो जाएगी? जी नहीं। तो पवन भी क्या एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम की, या फिर मैं बात करूं, अगर मैं ऑयल की बात करूं, या फिर मैं बात करूं गैस की, ये सब क्या है? ऑयल को आप पृथ्वी के अंदर से निकाल रहे हैं या फिर समुद्र के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक टाइम पे ऐसा होगा ऑयल के जितने भी रिजर्व है ये खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑयल के बनने की जो प्रक्रिया है वो इतनी लंबी और जटिल है कि एक बार जब आप ऑयल निकाल लेते हैं तो नया ऑयल बनने में हजारों लाखों करोड़ों का समय जो है लग जाता है। तो कम से कम ये रिन्यूएबल में नहीं आता, क्योंकि एक बार खत्म हो जाता है तो दोबारा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट थी रिन्यूएबल एनर्जी या अक्षय ऊर्जा स्रोत के बारे में। कौन कौन से होते हैं? तो सूर्य की ऊर्जा हो सकती है, देखिए पवन ऊर्जा हो सकती है, इसके अलावा देखिए जियोथर्मल एनर्जी हो सकती है, वाटर से जो आपको मिलता है ये हो सकता है, फिर पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी है, जो गर्माहट है, वो भी इसका एक सोर्स हो सकता है। ठीक है। इसी तरह वेस्ट टू एनर्जी जो होता है उसको भी हम रिन्यूएबल के अंदर लाते हैं, क्योंकि वेस्ट जो बेकार हो गया है उससे अब आप अगर एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं और बार बार आप ऐसा कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या है, रिन्यू हो रहा है। तो ये भी इसी के अंदर आता है। इतनी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डाटा के बारे में। देखिए ऊर्जा सांख्यिकी डाटा 2021 जो कि कहां तक कवर है, जो कि 31 अगस्त 2021 तक का डाटा कवर करता है। इसके अनुसार जो अक्षय ऊर्जा स्रोत है उस स्थापित क्षमता इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में टॉप 3 के राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला राज्य है आपका कर्नाटक, दूसरा राज्य है आपका तमिलनाडु और तीसरा राज्य आता है गुजरात। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है आपको वो बताना जो टॉप 3 में नहीं आता, तो कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पूछा गया है पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को व्यवस्थित कीजिए। पवन ऊर्जा कैसे जनरेट हो रही है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये पवन ऊर्जा नहीं है, ये फोटोवोल्टिक सेल्स है। क्योंकि मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ा रही थी तो मैंने सोचा मैं आपकी ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देती हूँ। देखिए जो प्लेट्स लगी हुई है ये फोटोवोल्टिक सेल्स है। फोटोवोल्टिक सेल क्या करते हैं, ये सनलाइट जो होती है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में जो है बदल देते हैं। ठीक है, यानी कि जो लाइट और हीट हमें सूरज से प्राप्त हो रही है उससे हम बिजली का उत्पादन जो है कर पाते हैं। अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की, ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट थी। ये देखिए क्या होता है, जो पवन बहती है उसके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। यदि उस ऊर्जा का यूज करके यहाँ पर देखिए जो ब्लेड्स लगाए गए हैं इनको आप स्पिन करें, घुमा पाए, तो क्या होगा, इसके अंदर एक क्या है, एनर्जी जनरेट हो जाएगी। उस एनर्जी को अगर आप नीचे ले आए, यहाँ पर एक मोटर लगा रहता है, उससे कनेक्ट कर दें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक सिस्टम लिखा है जो कंट्रोल करता है डायरेक्शन ऑफ ब्लेड को। ठीक है, यहाँ पे क्या है, केबल है जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन को कैरी करती है। यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है जो मैकेनिकल एनर्जी को, देखिए जब हवा चल रही है और हवा के बाद ये जो ब्लेड्स है ये भी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो इनमें क्या एक तरह की मैकेनिकल एनर्जी जो है जनरेट हो जा रही है। एक जनरेटर होता है जो इस मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में जो है बदल देता है। यही इलेक्ट्रिसिटी देखिए केबल के द्वारा नीचे जाती है और फर्दर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये जो मैकेनिकल एनर्जी है जो ब्लेड्स के घूमने से मिल रही है, ये यहाँ पर देखिए नीचे एक और ग्राइंडर या कुछ ऐसा लगा रहता है, उसको घुमाती है। जैसे जैसे ब्लेड घूम रहे हैं तो नीचे वाला आपका ग्राइंडर पे घूमता रहता है, तो ये आटा वगैरह पीसने के भी देखिए काम आती है। ये तो बात हुई पवन ऊर्जा की। अब देखिए प्रश्न में पूछा गया था कि जो स्थापित क्षमता है उसमें शीर्ष के 3 राज्य कौन से हैं। तो देखिए अगर पवन ऊर्जा की बात करूं तो सबसे जो टॉप पे आता है वो आता है तमिलनाडु, नंबर 2 पे जो आता है वो गुजरात आता है और नंबर 3 पे देखिए महाराष्ट्र आता है। इन 3 राज्यों के नाम आप याद रखिएगा। देखिए
बात करते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो विंड से एनर्जी जनरेट होती है वो कैसे होती है, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं बताती हूँ फिर भी। जो विंड के टरबाइन्स है ना, वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव एकदम ना के बराबर होता है। हालांकि पक्षियों वगैरह को इससे दिक्कत होती है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर पर्यावरण की बात करें तो बहुत कम प्रभाव इस पे पड़ता है। अब हमने 3 टॉप के राज्य जान लिए, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। आइए अब हम अपने उत्तर को देखते हैं, उत्तर हमारा कैसे सॉल्व हो पाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो अब हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो बी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। कौन सा समूह अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में शीर्ष 2 राज्यों का सही क्रम जो है आपको बताना है। तो देखिए, अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा यानी कि जो आपकी वेस्ट टू एनर्जी होती है। अच्छा, किसी भी वेस्ट से एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं, ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉन्सेप्ट है। आइए इसके बारे में भी समझते हैं। एनर्जी की सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम जो है क्लियर कर लेंगे। दिख रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान करके इसके समझिए। ये मान लीजिए आपके पास वेस्ट था, जिसमें आपने क्या किया, उसको छटनी कर लिया, जो ड्राई था उसको अलग कर लिया, जो वेट था उसको अलग कर लिया। ये देखिए अब कहाँ पे जाएगा, इस मटेरियल को हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये मटेरियल आगे जा रहा है, कंबक्शन की प्रक्रिया हो रही है। कंबक्शन एक तरीके से क्या होता है, प्रज्वलन होता है। आपके जो वाहन होते हैं उनमें भी कंबक्शन की प्रक्रिया होती है, पेट्रोल या डीजल का कंबक्शन होता है, तो आपकी गाड़ी जो है आगे चलती है। कंबक्शन होने के बाद देखिए, जो बॉटम ऐश है वो यहाँ चली गई, फ्लाई ऐश है वो यहाँ आ गई। उसके अलावा देखिए कुछ कुछ यहाँ पर चीजें चली गई। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये जो है आपका बेसिकली क्या जा रहा है, पावर जनरेशन। कंबक्शन से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वहां गई। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट से आप स्टीम टरबाइन को भी यूज कर सकते हैं, जनरेटर के द्वारा आप इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, या फिर आप कूलिंग के यूज कर सकते हैं, हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर किसी पानी को आपने सलाइन से डीसलाइन करना है उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा बहुत सारा जो हमारा कचरा रहता है, ठीक है, उसको अगर आप इस तरीके से प्रोसेस कर लें तो आप उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का आप अलग अलग प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हुई एक प्रोसेस के बाद। बात करते हैं जो वेस्ट टू एनर्जी की स्थापित क्षमता है, इसके मामले में टॉप के 3 स्टेट या यूटी कौन आते हैं। देखिए सबसे जो पहले आता है वो है इसमें दिल्ली, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो देखिए दिल्ली अपने आप में नंबर 1 पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे आता है तेलंगाना, और तीसरे नंबर पर आता है देखिए आंध्र प्रदेश। अब यहाँ से हम जो है अपने प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। आपको बताया था पहले नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली आता है, लेकिन प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है 2 राज्यों यानी कि स्टेट के बारे में पूछा गया है। तो यूटी को हटा देंगे तो उसके बाद हमारे कौन से 2 राज्य बचते थे, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पर तेलंगाना है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ से ए जो है हमारा आंसर आ जाएगा 1 और 2, तो ए आंसर हो गया। अब बात करते हैं 4th नंबर की। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र में 2020 में उपयोगिता के आधार पर विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता सबसे कम है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको जो है बताना है। देखिए ऊर्जा सांख्यिकी डाटा की अगर बात करें हम, तो 2020 में उपयोगिता के आधार पर बिजली उत्पादन की जो रीजनल वॉइस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, क्षेत्रवार स्थापित क्षमता थी, वो कैसी थी। अगर बात करें वेस्ट की, पश्चिम की, तो ये थी 35%। उसके बाद अगर बात करें साउथ की, तो साउथ में देखिए 28% थी। ठीक है, इसके बाद फिर आता है नॉर्थ में कितना है, 25% है। इसके बाद देखिए ईस्ट आ जाएगा। अच्छा आप देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी का सीधा संबंध है हमारे देश में, जो डेवलप्ड एरिया है, जो रीजन ज्यादा डेवलप्ड है, उसमें आप देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी का परसेंटेज भी ज्यादा देखने को मिलेगा, और जो लेस डेवलप्ड है, अभी चरण में है विकास होने के, वहां पर देखिए कम मिलेगा। नॉर्थ की बात हो गई, ईस्ट की बात हो गई। ईस्ट में कितना है, तो ईस्ट में देखिए कम से कम ये 11% है। और लेस डेवलप्ड की बात करते हैं, देखिए उत्तर पूर्व की, नॉर्थ ईस्ट की तो करीब 1% ही है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना उत्तर निकालेंगे तो सबसे कम कहाँ पे है, तो नॉर्थ ईस्ट में है, कितना है, 1% है। तो ए यानी कि उत्तर पूर्व हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला भंडारण की दृष्टि से टॉप के 3 राज्यों में नहीं आता है। देखिए कोयला की अगर बात करें तो इसके मेन टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला होता है उसको क्या बोलते हैं, पीट।
उससे थोड़ा सा अच्छा तो लिग्नाइटेड हो जाएगा, उससे थोड़ा और बेहतर तो आपका बिटुमिनस हो जाएगा, और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, तो अगर कभी पूछ लिया जाए पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट ये किस चीज से संबंधित है, तो ये कोयले के क्या है, प्रकार है। हालांकि फर्दर और भी प्रकारों में इसको बांटा जा सकता है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिहाज से इतना ही महत्वपूर्ण है। अब पूछा गया कौन से राज्य टॉप 3 राज्यों में नहीं आते कोयला भंडारण। देखिए यहाँ पर मैं प्रोडक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं स्टोरेज की, भंडारण की जो है बात कर रही हूँ। तो भंडारण की दृष्टि से देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है झारखंड, इसके बाद आता है उड़ीसा, और थर्ड नंबर पर देखिए छत्तीसगढ़ आ जाता है। ठीक है, अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, पूछा गया है कौन सा राज्य लिग्नाइटेड भंडारण की दृष्टि से टॉप 3 राज्यों में नहीं आता। तो लिग्नाइटेड के टॉप 3 राज्य देख लेते हैं। सबसे पहले आता है तमिलनाडु, उसके बाद आता है राजस्थान, और फिर आता है देखिए गुजरात। अब यहाँ से अगर हम अपना प्रश्न निकालें तो हमारे प्रश्न में क्या आना चाहिए, झारखंड और तमिलनाडु आना चाहिए। तो झारखंड और तमिलनाडु नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहले वाले प्रश्न में भी पूछा है टॉप 3 में नहीं आता, और दूसरे में भी पूछा है टॉप 3 में नहीं आता। तो देखिए सी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और कर्नाटक का नाम मैंने कहीं नहीं लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। कुछ जनपद दिए गए हैं, उनके सामने वो उत्पाद दिए गए हैं जिनके लिए वो फेमस है। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहला है देखिए प्रयागराज। प्रयागराज देखिए मूंज उत्पादन, ठीक है, मूंज की जो प्रोडक्शन है उसके लिए फेमस है। फरखुराबाद की बात करें तो वस्त्र छपाई के लिए फेमस है। गाजीपुर की अगर बात करें तो जूट वॉल हैंगिंग के लिए फेमस है। और अगर हापुड़ की बात करें तो होम फर्निशिंग के लिए ये जो है फेमस है। तो यहाँ से देखिए हमारा कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो डी इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 7वें प्रश्न की। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जरी जरदोजी किन जिलों का देखिए उत्पाद है। तो देखिए शाहजहांपुर हो, चंदौली हो और कासगंज हो, तीनों ही देखिए जरी जरदोजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो रायबरेली है, ये जो लकड़ी का काम होता है उसके नाम के लिए जाना जाता है। किसके लिए, वुडन का जो वर्क होता है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए क्योंकि हमारा पहला दूसरा तीसरा जरी जरदोजी से फेमस है, तो सी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। रायबरेली ध्यान रखिएगा, बरेली की लकड़ी के काम के लिए फेमस है। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 6 राज्य दिए गए हैं एजबेस्टस के भंडारण में। टॉप के जो 3 राज्य हैं उनका चयन आपको करना है। देखिए अगर बात की जाए एजबेस्टस के भंडारण के 3 राज्यों की, तो सबसे ज्यादा आता है राजस्थान, उसके बाद आता है कर्नाटक, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। ये तो हुई राज्यों की बात। एजबेस्टस क्या होता है, देखिए मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाती हूँ, क्योंकि चीजें क्या है फिर हमारे याद रह जाती हैं। फाइबर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये पतला पतला क्या है, आपको बहुत सारा फाइबर दिखाई दे रहा है। तो एजबेस्टस दरअसल एक फाइब्रस सिलिकेट मिनरल ही होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टॉप के 3 राज्य कौन कौन से, राजस्थान है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। आइए अब जो है हम अपने उत्तर की पहचान कर लेते हैं। उत्तर कौन सा निकल जाएगा, तो देखिए ए जो है वो हमारा उत्तर निकल जाएगा, क्योंकि राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये तीनों क्या है, टॉप के 3 राज्य हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 5 देशों के नाम दिए गए हैं, दूसरा और 5वां सबसे बड़ा जो बॉक्साइट उत्पादक देश है उसको आपको बताना है। देखिए अगर शीर्ष के 3 बॉक्साइट उत्पादक देशों की बात करें तो जो सबसे फर्स्ट है ये है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद देखिए गिनी आता है, और उसके बाद अगर बात करेंगे तो चीन आता है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो जो भारत का स्थान है बॉक्साइट के उत्पादन में, ये देखिए 5वां स्थान है। अब क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछा गया है दूसरा और 5वां, तो दूसरा कौन सा है, गिनी, और 5वां कौन सा है, भारत। तो यहाँ से जो है उत्तर कौन सा निकल के आ जाएगा, तो सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। शीर्ष 3 तूर दाल उत्पादक राज्यों का सही क्रम में जो है आपको चुनना है। ठीक है, तो देखिए अच्छा एक बार मैं आपको ये बताना भूल गई, बॉक्साइट के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको दे देती हूँ। आइए इसकी भी पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए एक रॉक होती है जिसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो दरअसल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के होते हैं, यानी कि एक ऐसी चट्टान जिसके अंदर जो ज्यादातर मिनरल्स होते हैं वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के मिलते हैं। भारत का इसके उत्पादन में 5वां स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया जो है इसके प्रोडक्शन में टॉप कंट्री में आता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
बात करते हैं जो कि तूर की दाल उत्पादक राज्यों के क्रम में पूछा गया था। देखिए जो तूर की दाल होती है उसकी अगर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र। इसके बाद देखिए कर्नाटक के अंदर प्रोडक्शन होती है और तीसरे नंबर पर देखिए तेलंगाना आता है। तो यहाँ से अगर प्रश्न की बात करें तो हमारा डी जो है उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 11वें प्रश्न की। पूछा गया है कि अपडेटेड कृषि आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 3 मक्का उत्पादक राज्य कौन से हैं। आइए मक्का के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है जो फसलें होती हैं उनकी प्रोडक्शन ना पूछकर एग्जाम में आपसे उनकी एग्रीकल्चर या उनकी कल्टीवेशन के लिए कौन सी कंडीशंस अच्छी हैं वो पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मक्का की। मक्का देखिए क्या है, खरीफ फसल है। मुझे उम्मीद है कि आपको पेन से यहाँ पे दिख पा रहा होगा, क्या है, एक खरीफ फसल है। इसको देखिए जब मानसून स्टार्ट होने वाला होता है ना, तो मानसून क्या होने वाला होता है, आपका स्टार्ट होने वाला होता है, तब उससे जस्ट पहले जो है कल्टीवेट किया जाता है, बोया जाता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसके लिए जो है बेस्ट रहता है। ठीक है, मक्का के बारे में सबसे बेस्ट चीज ध्यान रखिएगा कि ये खरीफ की फसल है। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की। से वो 3 राज्य हैं। तो देखिए सबसे पहले आएगा कर्नाटक, इसके बाद जो आता है वो आता है मध्य प्रदेश, एंड देन इसके बाद जो आता है महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम अपने प्रश्न के उत्तर की बात करें तो हमारा बी जो है वो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 14वां प्रश्न। देखिए पहले मक्का के बारे में पूछा गया था, इस बार पूछा गया है कपास के बारे में। तो पूछा गया दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य के बारे में बात करें। आइए कपास के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए कपास के लिए कौन सी कल्टीवेशन कंडीशंस अच्छी होती है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, घना कोहरा या फिर जिसको हार्ड फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, हार्ड जो फॉरेस्ट नहीं, सॉरी, फोर्स्ट जो कहते हैं, ये कपास की फसल के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि कपास की फसल को 210 दिन ऐसे चाहिए होते हैं जो फ्रॉस्ट फ्री हो। क्या हो, जो फ्रॉस्ट फ्री हो, ऐसे उसको 210 दिन चाहिए होते हैं। रेनफॉल इसको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती। अगर आपकी 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश हो जा रही है तो ये इसके लिए काफी है। अच्छा, मिट्टी कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी होती है, तो जो काली मिट्टी होती है जिसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, दक्कन के पठार में जो खासकर मिलती है ना, ये वाली जो मिट्टी होती है इसके लिए बेस्ट होती है। क्लाइमेट की अगर मैं बात करूँ तो वार्म क्लाइमेट, यानी कि जो गर्म टाइप का क्लाइमेट होता है वो इसके लिए जो है अच्छा होता है। ये तो हुई क्लाइमेट की बात। अब बात करते हैं कि इसके लिए तापमान कौन सा सूटेबल होता है। तो देखिए 24 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो इसके लिए मोस्ट सूटेबल होता है। प्लीज इन सारे फैक्ट्स को अपने एक डायरी में नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा जाता था और अब यूपीपीसीएस में भी पूछा जाने लगा है। ये तो हुई हमारी कल्टीवेशन कंडीशंस की बात। अब बात करते हैं टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला देखिए महाराष्ट्र है, इसके बाद देखिए गुजरात है और इसके बाद देखिए तेलंगाना है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर ताकि हम उत्तर को निकाल पाए। और तीसरा राज्य जो है पूछा गया है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुजरात और तेलंगाना ये हमने देखा था। बात करते हैं 13वें प्रश्न की। इस बार देखिए गलत विकल्प का आपको क्या है, चयन करना है। पूछा गया है कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी उत्पादक राज्य है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी उत्पादक राज्य है। अब बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट की। उड़ीसा भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूरजमुखी उत्पादक राज्य है। तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि उड़ीसा की जो पोजीशन आती है वो 3rd नंबर पे आती है। हरियाणा भारत का तीसरा सबसे बड़ा सूरजमुखी उत्पादक राज्य, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा की जो पोजीशन आती है वो 2nd नंबर पर आती है। देखिए सूरजमुखी की अगर बात की जाए, इसको थोड़ा सा कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, यानी कि कूल टू वार्म वेदर, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, ये इस तरह का क्लाइमेट जो है इसको चाहिए होता है। और कर्नाटक जो है मोस्ट, या आप कह सकते हैं लार्जेस्ट सनफ्लावर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है। तो यहाँ से अगर गलत विकल्प की बात करें तो दूसरा और तीसरा गलत विकल्प है, तो सी हमारा उत्तर जो है हो जाएगा। बात करते हैं 14वें प्रश्न की। देखिए पूछा गया है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि यही लेटेस्ट जनगणना है, इसके बाद अभी कोई नई तो हुई नहीं। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के दूसरे, 5वें और 6ठे सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को चुने।
तो देखिए सबसे पहले तो जो टॉप के 6 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट हैं इंडिया के, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले पे तो हमारा यूपी उत्तर प्रदेश ही आता है। दूसरे नंबर पर देखिए महाराष्ट्र आता है। तीसरे नंबर पर बिहार आता है, पीछे कैसे रह सकते हैं। उसके बाद देखिए वेस्ट बंगाल भी कम नहीं है, ये आता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बारी आती है और छठे नंबर पर देखिए मध्य प्रदेश आता है। अब यहाँ से अगर निकाले दूसरे नंबर पर कौन है तो महाराष्ट्र, पांचवें नंबर पर कौन है तो देख लीजिए आंध्र प्रदेश है और छठे नंबर पर मध्य प्रदेश है। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, सी हमारा उत्तर जो है हो जाएगा। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। पूछा गया है सबसे पूर्वी अनुसंधान संस्थान को चुने। तो देखिए सबसे पूर्वी कौन सा है ये हमें तब पता चलेगा जब हमें इन अनुसंधान संस्थान की लोकेशन इनके राज्य में पता हो। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, ये देखिए नागपुर में है। और नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, तो ये तो वेस्टर्न में हो गया, ये उत्तर नहीं हो सकता। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, धनबाद। धनबाद कहाँ पर है, झारखंड में, तो ये भी मुश्किल है। उसके बाद केंद्रीय औषधि जो है आपका अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर है तो ये देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि उससे पूर्व में तो हमारा धनबाद ही है ना। फिर केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे, ये देखिए देहरादून में है। अब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सबसे पूर्वी कौन सा है, सबसे पूर्वी झारखंड धनबाद वाला ही है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको लोकेशंस पता हो तो कोई टेढ़ा भी क्वेश्चन आ जाएगा वो भी आप कर पाएंगे। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संस्थानों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है, यानी कि पहले आपको ईस्ट टू ईस्ट लगाना है और फिर आपको वेस्ट की तरफ देखिए जाना है। बात करते हैं केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, ये कहाँ पर है, ये देखिए रांची में है, ठीक है, कहाँ पर है, रांची में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये कहाँ पे है तो कोलकाता में, ये तो ईस्ट में हो गया है ना, पूर्व की ओर हो गया। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पे, ये भोपाल में हो गया। अब देखिए इसको लगाते हैं, आपने देखा कोलकाता सबसे पूर्व में है, भोपाल इधर आ जाएगा, तो हमारा प्रश्न कौन सा हो जाएगा, पहले दूसरा आएगा कोलकाता वाला, फिर हमारा कौन सा आएगा, झारखंड आएगा, और तीसरा हमारा मध्य प्रदेश आएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं। देखिए आपको कुछ संस्थान दिए गए हैं, उनकी लोकेशन दी गई है, ये आपको लोकेशन ध्यान रखनी है, और ओल्ड विकल्प जो बाकी तीनों से मैच नहीं करता वो आपको बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला ये कहाँ पर है तो ये देखिए बेंगलुरु में है, ठीक है, कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। इसके बाद बात करते हैं शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान की, ये भी दिल्ली में है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट की ये कहाँ पर है, ये भी दिल्ली में है। तो आपने देखा ओड वन कौन सा है तो भारतीय वैमानिकी प्रयोगशाला ही है, डी हमारा उत्तर हो जाएगा। 18वें प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर है। देखिए ये बॉडी ना इस बार इंपॉर्टेंट है, ये काफी वजह से जो है न्यूज में थी, तो प्रश्न आने की संभावना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर है, चेन्नई में, कहाँ है, चेन्नई में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया राष्ट्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है तो देखिए है तो ये भी तमिलनाडु में, लेकिन कहाँ पर है, कराईकुड़ी में है। दोनों ही तमिलनाडु में, लेकिन एक चेन्नई में है और एक कराईकुड़ी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न में पूछा गया 5 आइस कंट्रीज जो कि क्या है, एक खुफिया गठबंधन है, ठीक है, इसका हिस्सा क्या भारत है। और फिर पूछा गया है अच्छा कौन कौन इसका जो है सदस्य नहीं है। देखिए ये जो 5 आइस कंट्रीज है, दरअसल ये तो क्वेश्चन में बता दिया खुफिया गठबंधन है, यानी कि एक इंटेलिजेंस अलायंस है। ये बना कब था, देखिए कोल्ड वॉर जब चल रहा था, जिसमें जो अमेरिका एक तरफ था और यूएसएसआर के रूप में रूस दूसरी तरफ था, ठीक है, उस टाइम पर कोल्ड वॉर एरा के टाइम पर ये बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, ताकि जो सोवियत यूनियन है उस टाइम का जो रशिया है उसको मॉनिटर किया जा सके, और जो अंग्रेजी बोलने वाले 5 राज्य हैं वो आपस में इंटेलिजेंस को जो है शेयर कर सके, इसलिए बनाया गया था, तब इसकी रिलेवेंस ज्यादा थी। अभी मैंने आपको बताया अंग्रेजी बोलने वाले राज्य, तो यानी कि देश,
तो भारत तो नहीं है, क्योंकि भारत तो अंग्रेजी बोलने वालों में उस तरीके से नहीं आता है ना, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री तो नहीं कह सकते, तो भारत तो नहीं है। लेकिन कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, इनका जो है ये गठबंधन है। यहाँ से जितनी भी जानकारी निकली तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। रूस तो इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि रूस के तो खिलाफ ये बनाया ही गया था। ठीक है, चलिए 20वें प्रश्न की बात करते हैं। 4 राज्य दिए गए हैं, आपको बताना है देश के 2 सबसे अधिक आबादी वाले जिले, उन 2 राज्यों का चयन आपको करना है। देखिए 2011 की जो जनगणना आंकड़े हैं वो कहते हैं देश के 2 सबसे अधिक आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं। एक है ठाणे, ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है। दूसरा कौन सा है, तो ये देखिए उत्तर 24 परगना है। उत्तर 24 परगना कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये दोनों हमारे उत्तर हो जाएंगे। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। 21वें प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है जो अपडेटेड कृषि आंकड़े हैं, तो भारत में दूसरे और तीसरे सबसे बड़े कॉफी उत्पादक राज्यों को चुने। तो कॉफी उत्पादक स्टेट की अगर बात कर रहे हैं तो आइए पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये खूबसूरत सी पिक्चर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कॉफी की है। इनका ही देखिए कॉफी बीन्स बनती है। आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं पढ़ाई के लिहाज से। देखिए जो कॉफी होती है वो टेम्परेट से लेकर जो आपका ट्रॉपिकल होता है, ठीक है, इस तरह के क्लाइमेट में जो है उग सकती है, कल्टीवेट की जा सकती है। कैसा, टेम्परेट से लेके उपोष्ण से लेके उष्ण का जो क्लाइमेट होता है। देखिए इसको फ्रोस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, इसको एम्पल सनशाइन, काफी अच्छी धूप चाहिए होती है, वाटर भी पेलेंटी चाहिए होता है, काफी पानी हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सनलाइट या फिर बहुत ज्यादा पानी हो कि पानी एकदम रुक गया है, स्टेगनेंट हो गया है, तो देखिए कॉफी के लिए बहुत बुरा वो माना जाता है। अगर देखिए बात करें कि टॉप के जो 3 कॉफी प्रोड्यूसिंग हमारे यहाँ स्टेट है तो कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले नंबर पर आता है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर जो है केरल आता है और तीसरे नंबर पर देखिए तमिलनाडु आता है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, उत्तर देख लेते हैं। दूसरा और तीसरा टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट हमसे पूछा गया, तो कौन सा हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था तो दूसरा और तीसरा, यानी कि जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। 22वें प्रश्न की बात करते हैं कि देखिए अपडेटेड जो कृषि आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत के शीर्ष 3 सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक स्टेट के बारे में आपको बताना। सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया एज पर द अपडेटेड एग्रीकल्चर डाटा कौन कौन से हैं। देखिए सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो करता है वो महाराष्ट्र करता है, महाराष्ट्र के बाद एमपी का नंबर आता है और एमपी के बाद देखिए राजस्थान का नंबर आता है। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, बी हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले शीर्ष के जो 2 जिले थे, यानी कि आपको यूपी के अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन हाईएस्ट जिन डिस्ट्रिक्ट में थी उनको आपको जो है बताना है। देखिए सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सीतापुर में। ये कितने हैं, ये लगभग देखिए 14,46,427 है। कहां पर, सीतापुर में। एक बार लिख देती हूँ, आपको ध्यान रहेगा। सीतापुर के बाद किसका नाम आता है, तो सीतापुर के बाद देखिए जो आपका प्रयागराज है उसका नाम आता है, क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट कितनी है, 13,09,851। इसके बाद देखिए हरदोई आता है। हरदोई का कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो 12,74,505 और चौथा आता है आजमगढ़। तो यहाँ से देखिए प्रश्न का उत्तर तो सबसे ज्यादा सीतापुर में, फिर प्रयागराज में, तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। 24वें प्रश्न की बात करते हैं। देखिए आपको लिंगानुपात को आरोही क्रम में जो है लगाना है, सेक्स रेशियो इन असेंडिंग ऑर्डर लगाना है एज पर द सेंसस ईयर। तो बात करते हैं 24वें प्रश्न की। देखिए 2011 में जो लिंगानुपात था, अच्छा लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये देखिए आपका जो है सेक्स रेशियो कहलाता है। ठीक है, लिंगानुपात ऐसे निकालते हैं। तो अगर बात करें 1991 की, 1991 की, तो लिंगानुपात जो था वो देखिए 1000 पुरुषों पर कितनी, 927 महिलाएं थी। वहीं अगर बात करें 2001 की, है ना,
तो 2001 में देखिए 1000 पुरुषों पर करीब जो है 933 महिलाएं थी। इसके बाद अगर बात की जाए 2011 की, तो 1000 पुरुषों पर जो है 940 महिलाएं थी। अब यहाँ से जो है आप निकाल सकते हैं, सबसे कम जो थी 1991 में, फिर 2001 में और फिर 2011 में। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देश में अनुसूचित जातियों के उच्चतम प्रतिशत वाले राज्य को चुने, ये आपको बताना है। परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन द कंट्री, वो स्टेट आपको बतानी है। तो देखिए इसका नाम है पंजाब। पंजाब के अंदर करीब, पंजाब की जो पॉपुलेशन है उसके करीब 31.9% पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करती है। फिर पूछा गया अनुसूचित जातियों के उच्चतम प्रतिशत की दृष्टि से चौथा राज्य सुने। चौथा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर करीब 20.69% जो है शेड्यूल्ड कास्ट है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी जो है प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार देखिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, यानी कि जो आपका क्या है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021, उसके अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में अति घने वनों का कितना प्रतिशत है, और सेम रिपोर्ट के अनुसार पूछा है मध्यम घने वन का कितना प्रतिशत है। देखिए प्रतिशत तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि जो अति घने वन या फिर जो मध्यम घने वन, ये जो क्लासिफिकेशन होता है किस बेस पे होता है? आइए आज इसी को पहले समझते हैं। एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जो कैनोपी होती है किसी भी वृक्ष की, देखिए अगर आप देखेंगे संरचना कुछ इस तरह की होती है। तो इसका जो ये ऊपर वाला भाग है इसी को कैनोपी बोलते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन कैसे होता है। देखिए अगर किसी पेड़ की कैनोपी की डेंसिटी कितनी है, 70% या फिर उससे ज्यादा है, 70% या उससे ज्यादा है, तो उसको अति सघन वन या वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं एकदम जो है घनी कैनोपी है, बिल्कुल भी जो है आपको दिखाई नहीं दे रही है भूमि। अगर देखिए जो कैनोपी की डेंसिटी है वो कितनी, 40 से लेकर 70% हो, तो उसको मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट यानी कि मध्यम घने वन जो है बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर देखिए कैनोपी की डेंसिटी 10 से लेकर कितनी, 10 से लेकर 40% हो, तो खुले वन, ओपन फॉरेस्ट उसको बोलते हैं। और देखिए जो सलाइन वाटर में उगने वाले पेड़ होते हैं उनको मैंग्रोव्स बोलते हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो 4 टाइप के देखिए मैंने आपको दिखाया, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, मैंग्रोव। एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है किस बेस पर क्लासिफिकेशन होता है, कैनोपी के बेस पर होता है, और कितना परसेंटेज क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले पूछा गया है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में अति सघन वन का प्रतिशत कितना है। तो देखिए जो अति सघन वन है वो लगभग कितने, 99,779 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपका 3.04% बैठता है। इसके बाद अगर मध्यम घने वनों की मैं बात करूं तो ये 30,006 ये बैठता है आपका 3,06,890 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये करीब आपका 9.33% बैठता है। यहां से अगर मैं उत्तर निकालना चाहूं तो जो बी है ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार ही पूछा गया है खुले वन जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंटेज है। तो खुले वन की कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है, 10 to 40% होती है। अच्छा तो खुले वन कितने हैं, तो ये देखिए 3,07,120 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, और ये परसेंटेज बनाते हैं 9.34% का। उसके बाद पूछा गया कुल वनावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। देखिए कुल वनावरण जो है वो है 7,13,779 वर्ग किलोमीटर, और जो कि 21.71% जो है बनाता है। तो यहाँ से अगर उत्तर की बात करें तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 28वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार ही पूछा गया है कि जो अलग अलग प्रकार के वन हैं उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में जो है इनको लगाना है। मैंने आपको भी बताया अति सघन वन कितने हैं, लगभग 99,000 है। मध्यम घने वन कितने, लगभग 3 लाख है। खुले वन लगभग कितने हैं, तो 3,07,000 कुछ है। मध्यम घने वनों से थोड़े ज्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा हो जाएगा, जो आपके खुले वन है। सेकंड नंबर पे मध्यम घने वन हो जाएगा, तीसरे नंबर पर अति सघन वन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। ए हमारा उत्तर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में पूछा हुआ है।
तो सबसे कम यानी में अति सघन वन है, उससे ज्यादा मध्यम घने वन है और सबसे ज्यादा खुले वन है ना, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ए यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा। 29वें प्रश्न की बात करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार झाड़ियों का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, अब इस बार आपको क्या बताना है, इस बार जो श्रब्स होते हैं उनका क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए ये आपका 46,539 वर्ग किलोमीटर और ये करीब 1.42 जो है बैठता है। उसके बाद देखिए एक तो क्षेत्रफल पूछा है और फिर प्रतिशत पूछा है, तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए, तो यहाँ से उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30वें प्रश्न की जो है हम बात करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस प्रकार के वनों को, जो नीचे दिए गए वन है, इन प्रकार के वनों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में, इस बार देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ये प्रश्नों का जो है उत्तर आपका कई बार गलत करा देते हैं। चलिए देखते हैं कुल वनावरण कितना है, मैंने आपको बताया था 7,13,000 कुछ का है। झाड़ियां कितनी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7 लाख के लगभग है, ये है ना, एग्जैक्ट फिगर में नहीं बता रही हूँ। उसके बाद झाड़ियां कितनी है, तो लगभग कितनी है, 46,000 के लगभग है। वन रहित क्षेत्र कितना है, तो ये तो बहुत ज्यादा है, कितना है, लगभग 25 लाख है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो ये 25,27,141 वर्ग किलोमीटर है। अब आपको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो थर्ड जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की। पिछले आकलन की तुलना में, देखिए पहले भी कोई आकलन हुआ होगा और अब 2021 में भी आकलन हुआ है, तो पूछा गया देश में कुल वन और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि जो है दर्ज की गई है। तो देखिए पिछले आकलन की तुलना में इस बार जो 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, इसमें कुल वन टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में जो है 2,261 वर्ग किलोमीटर की जो है आप कह सकते हैं वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि स्कोर बढ़ाने की जरूरत है, तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। 32वां प्रश्न, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि यानी कि मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया वो किन 3 राज्यों में दर्ज किया गया है ना। तो देखिए वन क्षेत्र में जो सबसे अधिक वृद्धि हुई है ये हुई है आंध्र प्रदेश में, लगभग कितनी हुई है, 647 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद देखिए तेलंगाना में ग्रोथ हुई है, कितनी हुई है, 632 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद देखिए उड़ीसा ने बाजी मारी है और 537 वर्ग किलोमीटर जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ से हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए हमारा उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 33वें प्रश्न की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो ये तो बहुत सिंपल फैक्ट है, हम सबको पता है, सही हो जाएगा। फिर देखिए 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक भाग वन आच्छादन के अंतर्गत आता है। ये भी बात ठीक है, 33% ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर में आता है और ऐसा ये 17 स्टेट यूनियन टेरिटरीज में है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 34वें प्रश्न की। पूछा गया है कुल पशुधन जनसंख्या जो है वो पशुधन गणना 2012 से कितने प्रतिशत अधिक है, अगर हम 20वीं पशुधन गणना के अनुसार जो है बात करें। तो देखिए जो 20वीं पशुधन गणना है वो ये कहती है कि देश में जो कुल पशुधन आबादी है वो कितनी है, 535.78 मिलियन है। और अगर बात की जाए जो पिछली गणना हुई थी 2012 में, तो ये उससे 4.6% ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए बी में उत्तर दिया गया है, बी हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की। पूछा गया है 2019 में कुल गो जातीय संख्या में, देखिए गो जातीय जो जनसंख्या उसके अंदर कौन कौन आता है, मवेशी, भैंस, मिथुन, याक, ठीक है, इसमें लगभग कितने मिलियन जो है आकी गई है और ये पिछली जनगणना से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कुल आबादी तो जो आकी गई है वो 302.79 मिलियन आकी गई है और ये पिछली जनगणना से 1% अधिक है। तो यहाँ पर देखिए डी आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। 36वें प्रश्न की बात करते हैं। देश में भेड़ों की कुल संख्या लगभग कितने मिलियन है, ये है करीब देखिए 74.26 मिलियन। और फिर पूछा गया है भेड़ों की कुल संख्या पिछली जनगणना से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये देखिए 14.1% अधिक है। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा उत्तर हो जाएगा।
37 क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में गाय और भैंस में दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है? मिलियंस में आपको बताना है। तो देखिए जो दुधारू पशु हैं, मिल्क एनिमल्स जो है जैसे कि काऊ एंड बुफेलो, ये करीब है 125.34 मिलियन। और फिर पूछा गया पिछली जनगणना की तुलना में इनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 6% से ज्यादा की जो है वृद्धि हुई है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा? सी। बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। देखिए सब फैक्ट है, इसमें मतलब बहुत कुछ समझाने का नहीं है, सिर्फ आपको क्या है समझना है ध्यान से और फिर याद करना है। 38वां क्वेश्चन, जो प्रश्न में पूछा गया है वो व्यावसायिक कुक्कुट यानी कि जो कमर्शियल पोल्ट्री है वो कितनी है देश में? तो कितनी है ये देखिए 534.74 मिलियन है। फिर पूछा गया पिछली जनगणना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो 4.5% ये जो है अधिक है। तो यहाँ पे उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हमारा उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। पूछा गया है देश में कुल पोल्ट्री आबादी लगभग कितने मिलियन आकी गई है? अगर कुल पोल्ट्री आबादी की, टोटल पोल्ट्री पॉपुलेशन की बात करें तो 851.81 मिलियन आकी गई है। पूछा गया पिछली जनगणना से कितनी अधिक है? तो 16.8% अधिक है। यहाँ से देखिए डी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 40वें प्रश्न की। पूछा गया है घरों के आंगन में कुक्कुटों की कुल संख्या लगभग कितने मिलियन आकी गई है? तो अगर घर के आंगन जो कोर्ट यार्ड होते हैं हाउसेस के, उसमें पोल्ट्री का टोटल नंबर की बात करें तो 317.07 मिलियन आकी गई है। और पिछली जनगणना से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 46%। ये देखिए पिछली जनगणना के जो है अलग है, इनके किसान लोग इस पर काफी ध्यान दे रहे हैं। तो 40वें का देखिए बी उत्तर हो जाएगा। 41वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है किस संस्थान का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में नहीं है? सबसे पहला है विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये कहाँ पे है? तो ये देखिए वॉशिंगटन डीसी में है। और ये कहाँ पे है? यूएस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो देखिए जो विश्व बैंक समूह है वॉशिंगटन डीसी वाला, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 42वें प्रश्न की। सही विकल्प का आपको चयन करना है। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास जो कोष है रोम इटली, सही बात है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ये मैड्रिड में नहीं, देखिए ये आपका जिनेवा में ही है। कहां पर है? जिनेवा में। जिनेवा में काफी सारे मुख्यालय हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की बात करें तो ये देखिए मैड्रिड स्पेन में है। और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की बात करें तो ये टोक्यो जापान में है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ ठीक हो जाएगा, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 43वें प्रश्न की। किस संस्थान का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है? अब देखिए संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान, ये है ट्यूरिन इटली में। कहां पर है? ये इटली में है। तो ये तो उत्तर नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये देखिए मॉन्ट्रियल कनाडा में ही है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्यालय, ये कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो देखिए बी हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में। 44वां प्रश्न। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल में है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये देखिए कहां पर है? ये है लंदन में। ठीक है, कहां पर है? लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। खाद्य और कृषि संगठन की बात करें तो ये कहां पर है? इटली में है, मैंने आपको भी बताया था। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, अगर इसकी बात करें तो ये कहां पे है? ये देखिए बर्न स्विट्जरलैंड में है। अब बात आती है उत्तरी अटलांटिक संधि, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वजह से लगातार चर्चा में है, पूछा जा सकता है। तो ये कहां पे? ये देखिए ब्रुसेल बेल्जियम में है। और यही आपका जो है उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चयन करें। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 टाइप्स की जो है मेंबरशिप होती है। ठीक है, क्या होती है? 2 टाइप्स की मेंबरशिप होती है। पहले जो लोग होते हैं पहली तरह की, वो होते हैं परमानेंट मेंबर। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर 5 होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं, अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। इन 10 अस्थायी सदस्यों का समय समय पर चुनाव किया जाता है। लेकिन ये जो 5 परमानेंट मेंबर है ये हमेशा फिक्स रहते हैं, यही 5 है।
कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कौन से वो 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अब क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है अस्थायी सदस्यों का चयन, फिलहाल कौन कौन से हैं, तो देखिए एस्टोनिया, इंडिया, ध्यान रखिएगा, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट एंड ग्रेजियंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम। तो यहां से देखिए हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, डी हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 46वें प्रश्न की बात करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए आपको लगाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, 1948 में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की अगर बात करें तो आई एम सॉरी, ये जो विश्व व्यापार संगठन ही 1995 है, मैं फिर से बता देती हूँ कंफ्यूज ना हो जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948। विश्व बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की, 1944। कौन सा, 1944, 1944। विश्व व्यापार संगठन तो ये आएगा 1995, 1995। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तो 1967। अब यहाँ से देखिए इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 47 क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया बिम्स्टेक में कितने दक्षिण एशियाई राष्ट्र हैं। देखिए बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं, ये क्या है, एक सब रीजनल, यानी कि आपका क्या है, ये एक रीजनल टाइप का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्षेत्रीय प्रकार का, एक उप क्षेत्रीय प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई, 1997 में हुई। किसके द्वारा हुई, जो बैंकॉक डेक्लेरेशन है उसके द्वारा 1997 में एक सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए जो मेंबरशिप है वो दो तरह की है, दो तरह के रीजन की इसके अंदर मेंबरशिप है। पहले तो क्या है, आपके साउथ एशिया के राष्ट्र हैं, कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। इसके बाद दूसरी मेंबरशिप कैसी है, जो आपके साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, दो हैं, म्यांमार और थाईलैंड। इसीलिए अगर कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि साउथ एशिया को, दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाली संस्था कौन सी है, तो वो देखिए बिम्स्टेक हो जाएगी। अगर मेंबर्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, देखिए साउथ एशिया मैंने आपको बताया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। और दक्षिण पूर्व एशियाई कौन कौन से, म्यांमार और थाईलैंड। तो यहाँ से अगर मेंबर्स की बात करें तो देखिए डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 और 5 इसके जो है मेंबर हैं। इतना हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं 48 क्वेश्चन की, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर भी आपको जो है लगाना है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो 1909 आएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको IUCN भी बोलते हैं, 1948। अंतरराष्ट्रीय स्मारक स्थल परिषद, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 1965 आ जाएगा, 1961 सॉरी, कितना, 1961। और प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF भी जिसको बोलते हैं, तो ये कौन सा आ जाएगा विश्वव्यापी कोष, ये 1961 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, तो WWF 1961, उसके बाद जो आपका मॉन्यूमेंट्स वाला है, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1965, ठीक है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1948। और जो ये क्रिकेट वाला है ये आपका 1909 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए उत्तर निकाल लेते हैं, हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं जो है मैच कर रहा है। जैसे मैंने आपको सन बताया, क्योंकि आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले 1909 वाला आएगा, फिर दूसरा कौन सा है 1948 वाला आएगा, फिर कौन सा आएगा 1961 वाला आएगा, और फिर कौन सा आएगा 1965 वाला आएगा, ठीक है। तो नहीं है तो डी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। अगर आपको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है लगाना है, रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति 1863, पुरानी संस्था है ये। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये कब है, 1947, जब भारत भी देखिए आजाद हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल तो 1961, और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये कब आ जाएगा, तो जो ये आ जाएगा आपका 1975। अब यहाँ से देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लेते हैं, तो ए आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। अगेन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन 1948,
फिर देखिए अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका 1947। फिर आया जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज IPCC, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1988, ठीक है 19। और विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये हो जाएगा आपका 1971। अब यहाँ से देखिए उत्तर निकाल लेते हैं, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले आएगा दूसरा, फिर पहला, उसके बाद आपका चौथा, उसके बाद आ जाएगा तीसरा। यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चन हुए। आइए थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, 50 क्वेश्चन और पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग हमारा वीडियो चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि किस संगठन के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये पब्लिश की जाती है। तो देखिए जो मानव विकास रिपोर्ट है तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं, इसके द्वारा जारी की जाती है। लेकिन बात कर लेते हैं जो अन्य ऑप्शन है, इनके द्वारा क्या जारी किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ये देखिए ग्रामीण विकास रिपोर्ट को पब्लिश करता है। खाद्य और कृषि संगठन, तो ये विश्व रिपोर्ट की स्थिति है ना, यानी कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट्स जो है पब्लिश करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि जो नीचे दी गई रिपोर्ट्स हैं इनमें से कौन सी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो देखिए विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, वैश्विक वेतन रिपोर्ट और विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ये तीनों ही अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा देखिए पब्लिश की जाती है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। 53 क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और साथ में ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये तीनों ही देखिए विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। जो आपकी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है, इसको देखिए जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है IEA, इसके द्वारा क्या है पब्लिश किया जाता है। तो यहाँ से जो उत्तर है प्रश्न का वो कौन सा हो जाएगा, बी हमारा उत्तर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल वैश्विक असमानता संकट रिपोर्ट, ग्लोबल इनइक्वालिटी क्राइसिस रिपोर्ट, ये बिल्कुल सही बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पोषण रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये भी बात सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, जिसको बोला जाता है एमिशन गैप रिपोर्ट, ये भी ठीक है। अगेन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे ही ठीक है। तो 1 2 3 4 डी आंसर हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकाला जाता है, सही बात है। उसके बाद देखिए जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावास है, इसके द्वारा वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। कौन सी, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। फिर संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय जो है, इसके द्वारा देखिए ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। इसके बाद ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, इसके द्वारा क्या जारी किया जाता है, तो इसके द्वारा देखिए जो आपका वर्ल्ड वाइड क्राइम रिपोर्ट है ये पब्लिश जो है की जाती है। क्योंकि सही बताना था तो केवल ए हमारा सही मैच है। 56 क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 2019 में किस राज्य में मवेशियों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो देखिए पश्चिम बंगाल में मवेशियों की संख्या सबसे ज्यादा है 19 मिलियन। इसके बाद यूपी का नाम आता है 18.8 मिलियन, देन मध्य प्रदेश 18.7 मिलियन और फिर बिहार का नाम आता है 15.3 मिलियन। क्योंकि आप सबसे टॉप का पूछा गया है तो पश्चिम बंगाल ए हमारा उत्तर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य में 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 2019 में मवेशियों की आबादी में सबसे अधिक कमी जो है दर्ज की गई है। इस बार क्या है आपसे कमी पूछी गई है। उड़ीसा में देखिए -15% की जो है कमी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में -10.07, उत्तर प्रदेश में जो है -3.93 और मध्य प्रदेश में देखिए -4.42। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे, उड़ीसा में। तो उड़ीसा ही इसका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के बाद कहाँ पर, महाराष्ट्र में।
58 क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य में 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 2019 में याक की जनसंख्या में देखिए वृद्धि दर्ज की गई है? जम्मू कश्मीर में देखिए बहुत ज्यादा कमी आई है, लगभग माइनस के 51.88% की। आधी आबादी याक की वहां पर देखिए कम हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी काफी कम हुआ है, 33.58 की कमी देखिए वहां पर आई है। पश्चिम बंगाल में तो बहुत ज्यादा कमी आई है, 80.44% की देखिए कमी आई है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। इसमें देखिए वृद्धि हुई है, कितनी हुई है? 71.22% की वृद्धि हुई है। क्योंकि प्रश्न में आपसे वृद्धि पूछा गया है तो अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 20वीं पशुधन गणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में ऊंटों की आबादी में न्यूनतम कमी दर्ज की गई है? अब देखिए ऊंटों की आबादी की अगर बात करें तो राजस्थान में कमी जो आई है वो 34% की आई है। गुजरात में आप मान के चलिए 19.19% की आई है। हरियाणा में काफी बड़ा रेशो है, माइनस के 72% की कमी आई है। और यूपी में भी देखिए 69% की कमी जो है आई है। तो जितने भी मैंने आपको बताए इसमें सबसे कम देखिए गुजरात में कमी आई है, क्योंकि यहाँ पर केवल माइनस के 9.19% की कमी ही आई है। तो यहाँ से हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके सामने डी लिखा है, ये सी हो जाएगा। 60वें प्रश्न की बात करते हैं। इस बार आपको गलत विकल्प का चयन करना है। पहली स्टेटमेंट है 2019 के दौरान देश में सूअरों की कुल आबादी, पिग पॉपुलेशन जो थी वो कितनी है? 9.06 मिलियन। सही स्टेटमेंट है। पिछली पशुधन गणना 2012 की तुलना में कुल सूअर जनसंख्या में 15% की कमी आई। ये गलत हो जाएगा क्योंकि 12% की कमी देखिए आई है, 15 की नहीं। सूअरों की आबादी कुल पशुधन का लगभग 1.7% है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गलत विकल्प का चयन पूछा है तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब हम 61वें क्वेश्चन की। देखिए सारे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, है 3 पूर्वोत्तर राज्यों को यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट को आपको चुनना है जो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले शीर्ष 5 राज्यों में आते हैं। यानी कि ऐसे 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट राज्यों के नाम बताइए जो टॉप 5 स्टेट के अंदर आते हैं, किसमें हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट एज पर दी सेंसस 2011। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 61 है। किसके बारे में पूछा गया है? नॉर्थ ईस्ट के बारे में। देखिए मेघालय में जो वृद्धि हुई है ये हुई है 27.9% की। कहां पर हुई है? ये मेघालय के अंदर हुई है। इसके बाद देखिए अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 26% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। उसके बाद देखिए बिहार की बारी आती है। बिहार में 25.4% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। फिर मणिपुर आता है 24.25% की वृद्धि, और जम्मू कश्मीर आता है 23.5% की वृद्धि। अब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के 2 जो है राज्य पूछे गए हैं तो कौन कौन से वो राज्य हो जाएंगे? तो आप देखिए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो यहाँ से आपका जो है कौन सा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बोला गया है 5 केंद्र शासित प्रदेश, जो 5 आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले शीर्ष तीन जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपको बताने हैं। देखिए दादरा नगर और हवेली में 55.9% की डिकेडल ग्रोथ हमें देखने को मिली है। दमन दीव में 53.8% देखने को मिली है, और पुदुचेरी में देखिए 28.1% देखने को मिली है। तो 3 पूछा गया है, यही 3 हो जाएंगे। 1 2 3 ए हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कौन से 2 पूर्वोत्तर राज्य जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले शीर्ष 5 राज्यों में आते हैं? वो 2 नॉर्थ ईस्ट स्टेट बताइए जो टॉप 5 स्टेट में आती है हाईएस्ट लिटरेसी रेट के। देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाले पहले 5 राज्यों की बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर तो आता है केरल, वहां पर 94% जो है साक्षर है। इसके बाद देखिए मिजोरम की बारी आती है, यहाँ पर 91.3% लोग जो है साक्षर हैं। इसके बाद गोवा की बारी आती है, गोवा में जो है 88.7% लोग साक्षर है। फिर आती है त्रिपुरा की बारी, त्रिपुरा में 87.2% लोग जो है साक्षर है।
और फिर लास्ट में देखिए हिमाचल प्रदेश की बारी आती है। यहाँ पर 82.8% लोग जो है साक्षर है। अब क्योंकि दो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, मिजोरम और त्रिपुरा है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 64 क्वेश्चन की। नीचे देखिए 6 राज्य दिए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से, केरल, गोवा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले टॉप 3 राज्यों को आपको चुनना है, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पे है, तो देखिए केरल में है, कितनी है, 92.1%। इसके बाद मिजोरम में है, कितनी है, 89.3%। और इसके बाद देखिए कहां पर है, गोवा में है 84.7%, फिर त्रिपुरा में है 82.7% एंड देन नागालैंड में भी अच्छा खासा रेशियो है 76.1%। तो यहाँ से देखिए हमारा आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, तो केरल, फिर दूसरे नंबर पे आपका मिजोरम और फिर आपका गोवा। तो ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन 2 पूर्वोत्तर राज्यों में जो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले शीर्ष 5 राज्यों में आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार समान शिशु लिंग अनुपात है, ठीक है। तो जो आपका हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो है, 5 स्टेट ऐसे दिए गए हैं, आपको जो है वो बताना है जहाँ पे इक्वल चाइल्ड सेक्स रेशो है एज पर द सेंसस 2011। तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, ये है आपका 972। मिजोरम और मेघालय, कहाँ पे, मिजोरम और मेघालय, इन दोनों में कितना है, ये देखिए 970 है। इसके बाद बारी आ रही है छत्तीसगढ़ की 1969 और केरल में 1964 है। क्योंकि समान पूछे गए तो मिजोरम और मेघालय 3 और 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बी हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 66 की। 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस जो है राज्य में लिंग अनुपात 1000 से ज्यादा था, ठीक है, आपको बताना है। तो ऐसा देखिए केरल में था, ये लगभग था 1084, ठीक है। इसके बाद बारी आती है तमिलनाडु की, वहां पर था 996, और फिर इसके बाद बारी आती है आंध्र प्रदेश की, 993 था, और फिर आती है बात छत्तीसगढ़ की, 991 था, और देन आती है बात मेघालय की, 1989 था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा केरल। बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। हालांकि प्रश्न में पूछना था, लेकिन उत्तर जो है प्रश्न में ही दे दिया गया है। तो सिक्किम तो आपको पता चल गया भाई सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है, वो है देखिए दिल्ली। तो यहाँ से जो प्रश्न का उत्तर बन जाएगा वो डी बन जाएगा। 68 क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। 2011 के सेंसस के अनुसार लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। ये देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम जो है वो है सोनभद्र। सोनभद्र के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उत्तर प्रदेश में मिलती है। फिर 2011 की जनगणना अनुसार हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। ये बात बिल्कुल ठीक है। गलत विकल्प का चयन पूछा गया है, ए आपका आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन, जनसंख्या का जो पिरामिड होता है, देखिए जनसंख्या का पिरामिड ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, और ये देखिए आपका ऐसे भी हो सकता है उल्टा, ठीक है। डिपेंड करता है कि जो बेस पॉपुलेशन है वो कितनी है, वर्केबल पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन की एज में वो कितनी है, और फिर डिपेंडेंट पॉपुलेशन वो कितनी है। अलग कॉन्सेप्ट है, काफी डीप है, उसमें हम अलग जाएंगे। यहाँ पर देखिए पूछा गया है जो जनसंख्या का पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन होता है, उसमें कितने वर्ष के आयु वर्ग को सामान्यतः आश्रित जनसंख्या यानी कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होता है उसके रूप में जाना जाता है। तो देखिए 0 से जो 14 साल की उम्र होती है उसको डिपेंडेंट पॉपुलेशन के रूप में, आश्रित जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। फिर देखिए विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, तो 17.5%। तो यहाँ से जो प्रश्न का उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात करते हैं 70 क्वेश्चन की। पूछा गया है किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है। जितने भी जो समुदाय दिए गए हैं, है ना, तो ये देखिए जो सिख समुदाय है उसमें लिंगानुपात सबसे कम है।
फिर किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो हमें पता है ये बिहार का है, तो उत्तर यहाँ से हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पहली स्टेटमेंट है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर यानी कि जो टोटल या फिर ग्रॉस फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, 2.4 है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर बोला गया उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुरी है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट है लार्जेस्ट एरिया वो यूपी में देखिए लखीमपुरी है या लखीमखीरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है, ये बात भी ठीक है कि जो सबसे लोवेस्ट एरिया है यूपी में वो हापुड़ का है। क्योंकि यहाँ पर गलत विकल्प कोई भी नहीं है तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आपका उत्तर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से देखिए पूछा गया कौन सा पूर्वोत्तर राज्य 2011 जो जनगणना है उसके आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की कौन सी स्टेट में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, आपको ये बताना है। और पूछा गया है 2011 के आंकड़ों के साथ निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है। देखिए अगर आंकड़ों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जिसमें कि 972 है वो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है। और देखिए अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये यूटी है आपका अंडमान निकोबार द्वीप, क्योंकि आपसे केंद्र शासित प्रदेश की बात पूछी गई है तो यहाँ से आंसर हो जाएगा सी। 73 क्वेश्चन, किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, ये आपसे पूछा गया है। देखिए हाल ही में जो कृषि आंकड़े जारी हुए हैं उनमें अगर बात की जाए तो आम, उसके बाद देखिए जो मीट है आपका मांस, और इसके बाद कुल खाद्यान्न यानी कि जो आपका क्या होता है टोटल फूड ग्रेन होता है, इसके मामले में यूपी क्या है, फर्स्ट पर है इन तीनों के ही मामले में, है ना। तो यहाँ से जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 2, 3, 4, तो बी आपका उत्तर देखिए हो जाएगा। अगर बात करें चावल की, क्योंकि ऑप्शन में राइस भी दिया गया है, तो राइस के उत्पादन में देखिए पश्चिम बंगाल सबसे पहले स्थान पर है। 74 क्वेश्चन, सही विकल्प का आपको चयन करना है। बाजरा यानी कि कुछ फसलें हैं और जो राज्य प्रथम स्थान पर उत्पादन में वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बाजरा सबसे पहले स्थान पर हरियाणा है, जी नहीं। देखिए बाजरा, कुल तिलहन और चना, क्या क्या मैंने आपको बताया, बाजरा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कुल तिलहन यानी कि टोटल जो आपके ऑयल सीड्स हैं, और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद चना। इन तीनों के ही उत्पादन में देखिए राजस्थान जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। फिर जो ज्वार है, ज्वार के उत्पादन में देखिए कर्नाटक जो है पहले स्थान पर है, तो डी क्योंकि सही दिया गया है तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन, हाल ही में जारी कृषि आंकड़ों के अनुसार केरल में किन फसलों के उत्पादन में जो है फर्स्ट पे आता है, तो देखिए केरल जो है वो नारियल और साथ में जो प्राकृतिक रबर होती है, ठीक है, नेचुरल जो रबर होती है, इन दोनों के उत्पादन में जो है फर्स्ट नंबर पर आता है। अगर बात करें कॉफी की और सुपारी की तो कर्नाटक पहले स्थान पर जो है आता है, तो यहाँ पर देखिए ए हमारा उत्तर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का आपको जो है चयन करना है। उत्तर प्रदेश में जो एक जिला एक योजना है यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम से रिलेटेड पूछा गया। मऊ किस लिए है, तो देखिए वस्त्र उत्पाद के लिए। शामली तो लोह कला के लिए, ठीक है, जो आयरन आर्ट्स होती है। पीलीभीत, पीलीभीत देखिए बांसुरी, ये ठीक है। और अगर बुंदेलशहर की बात करें तो श्रमिक उत्पाद से इसका मैच होगा, तो सी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 77 क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करें। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार मवेशियों का प्रकार और जनसंख्या प्रथम स्थान किस राज्य का। मिथुन तो देखिए अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट पे है, गधा राजस्थान फर्स्ट पर है, भैंस उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है, भेड़ के मामले में देखिए तेलंगाना फर्स्ट पर है, आंध्र प्रदेश नहीं आएगा, इसका आंसर क्या है, तेलंगाना आएगा। गलत विकल्प का चयन करना है तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन के बाद गलत विकल्प का चयन करना है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, ये कहाँ पर है, क्या ये नागपुर में है, जी नहीं, ये आपका देखिए बेंगलुरु में है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नागपुर में, ये बात सही है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये नागपुर में है, ये भी ठीक है। गलत पूछा गया है तो बी जो है हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो ठीक दिए हैं।
79 क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे दक्षिणी संस्थान की आपको जो है बात करनी है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये कहाँ पर है? पटियाला में। तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि मोस्ट साउथ पूछा गया है। इसके बाद देखिए केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? भावनगर में है। इसके बाद देखिए केंद्रीय खारा जलीय कृषि संस्थान, ये कहाँ पे? चेन्नई में। ये एक आंसर हो सकता है। अब देखिए बी, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, ये है कोचीन में। तो सबसे साउथ क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो बी हमारा देखिए उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 80 क्वेश्चन की। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ये कहाँ पर? तो देखिए चेन्नई में नहीं है, हैदराबाद में है। उसके बाद केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, सही बात है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये मानेसर हरियाणा में है, ये भी बात ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन है वो देखिए चंडीगढ़ में है। ठीक है, कहाँ पे? चंडीगढ़ में। गलत विकल्प का पूछा है तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित धर्मों को आरोही क्रम में जो है आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है कि भाई कितनी उनकी पॉपुलेशन थी, इस आधार पर बताना है। ईसाई धर्म की जो पॉपुलेशन है वो है 0.18%। सिख धर्म की जो पॉपुलेशन है वो है 0.32%। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो काफी कम है, 0.10%। और जैन धर्म की बात करें तो थोड़ी सी ज्यादा है, 0.1%। तो अब इनको देखिए आरोही क्रम में लगाना है तो डी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम क्या है? बौद्ध धर्म, फिर क्या है? जैन धर्म, उसके बाद ईसाई धर्म और फिर आता है सिख धर्म। ठीक है, 82 क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से न्यूनतम जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 जिलों का आपको चयन जो है करना है। सबसे कम जनसंख्या किसमें है? महोबा में। उससे थोड़ी सी ज्यादा चित्रकूट में, उससे ऊपर हमीरपुर, उससे ऊपर आता है श्रावस्ती और उससे ऊपर आता है ललितपुर। अब यहाँ पर देखिए बढ़ते हुए क्रम में लगाना है तो बी, यानी कि आपका पहले कौन सा आएगा? महोबा, और उसके बाद कौन सा आएगा? चित्रकूट, और तीसरा कौन सा आएगा? हमीरपुर। यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया? बी। 83 क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले शीर्ष के 3 राज्यों में शामिल नहीं है? देखिए जो 4 स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन है वो कौन कौन सी है? 4 स्टेट की बात करते हैं। फर्स्ट पे आता है महाराष्ट्र, सेकंड पे आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे पे आता है पश्चिम बंगाल, चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश। तो 83 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि बिहार इसमें नहीं आता। 84 क्वेश्चन, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों का आपको जो है चयन करना है। देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पे? बदायूं में है, उससे थोड़ी कम है कन्नौज में, और सबसे कम देखिए बागपत में है। तो अब इनको अगर हम लगाएंगे तो आपका जो है कर्म कौन सा लग जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे आपकी कम कहाँ पे? बागपत में है। उसके बाद 3rd नंबर पे क्या आ जाएगा? तो कन्नौज आ जाएगा। फिर 5th नंबर पे क्या आ जाएगा? तो बदायूं आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। 85 क्वेश्चन की जो है बात करते हैं। कौन सा राज्य जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या के सबसे कम प्रतिशत वाले शीर्ष 4 जिलों में नहीं आता है? तो देखिए अनुसूचित जाति की जनसंख्या की न्यूनतम प्रतिशतता वाले शीर्ष 5 जिले कौन कौन से हैं? सबसे कम कहाँ पर है? तो बागपत में, उससे थोड़ा ज्यादा बरेली, उससे थोड़ा ज्यादा बलरामपुर, उससे ऊपर देखिए गौतम बुद्ध नगर में है, और सबसे ज्यादा देखिए रामपुर में है। अब क्योंकि इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है, तो टॉप के 4 में कौन सा नहीं आता? तो सी जो है रामपुर टॉप के 4 में नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं 86 क्वेश्चन की। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में देखिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको जो है गलत विकल्प का चयन करना है। भारत का कुल मैंग्रोव कवर 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पिछले आकलन की तुलना में भारत के कुल मैंग्रोव कवर में 19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। गलत पूछा है तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 87 क्वेश्चन की। सही विकल्प का आपको चयन करना है। यहाँ पे देखिए मैंग्रोव जो है उसके बारे में पूछा गया है। उड़ीसा राज्य में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि मैंग्रोव वनों में दर्ज की गई है, ये बात सही हो जाएगी।
फिर देखिए पूछा गया है कि जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें 5 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में जो है 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि मैंग्रोव के अंदर जो है दर्ज की गई है, तो 4 इसका उत्तर होना चाहिए। और कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि मैंग्रोव में दर्ज की गई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी क्योंकि सही पूछा गया है। तो जो आपका पहला और तीसरा है यानी कि जो सी ऑप्शन है ये आपका उत्तर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। केवल गुजरात राज्य में मैंग्रोव कवर में जो है कमी दर्ज की गई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि सिर्फ गुजरात में ही कमी हुई है, बाकी जगह देखिए वृद्धि देखने को मिली है। केवल पश्चिम बंगाल राज्य जो है उसका जो दक्षिणी 24 परगना जिला है वहां पर देश का 47.74 मैंग्रोव कवर है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो 24 परगना जिला है उसमें जो हमारे देश का टोटल मैंग्रोव है उसका 41.74% मैंग्रोव कवर जो है मिलता है। तो गलत पूछा है कोई भी नहीं है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। 89 क्वेश्चन, देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार आपको जो है सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष के 3 राज्य बताने हैं। तो कौन से शीर्ष के 3 राज्य? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। घटते क्रम मैंने आपको बताया है। टॉप 3 कौन से है? मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ से अगर उत्तर निकाल लेंगे तो सी हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। 90 प्रश्न की बात करते हैं। देखिए वन स्थिति रिपोर्ट के आंकड़ों के साथ सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं? देखिए सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले अगर शीर्ष राज्यों की बात करूं घटते क्रम में तो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर क्योंकि शीर्ष 2 पूछे गए हैं तो महाराष्ट्र और राजस्थान यानी कि ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 91 प्रश्न की हम बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनगणना वाले उत्तर प्रदेश जिले का चयन करें। तो देखिए सर्वाधिक जनगणना वाला जिला कौन सा है? वाराणसी। फिर पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश जिला कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला जिला है मेरठ। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा। 92 प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले टॉप 3 जिले कौन से हैं? तो देखिए कौन से 5 जिले हैं? सबसे ऊपर है गाजियाबाद, फिर है लखनऊ, फिर कानपुर, फिर आगरा, फिर मेरठ। क्योंकि प्रश्न में टॉप 3 पूछे गए हैं तो पहले आपका गाजियाबाद आएगा, इसके बाद लखनऊ आएगा और फिर देखिए कानपुर नगर आएगा। तो यहाँ से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी जो है प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले नागालैंड के जो 2 जिले हैं उनका नाम आपको बताना है। देखिए सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है वो नागालैंड के 2 जिलों में हुई है। एक का नाम है लोंगलिंग जहां पर -58.39% की कमी आई है और दूसरे का नाम है किफायर जहां पे -30.50% की जो है कमी आई है। तो उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। 94 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देखिए गलत विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश राज्य का वनावरण उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है, ये बात ठीक है। देखिए कुल वनावरण कितना है? 14,870 वर्ग किलोमीटर और ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 6.25% बैठता है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये भी बात ठीक है। कितनी बैठती है? 0.08% बैठती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है, गलत कोई भी नहीं है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करें। उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष आवरण 7,241 वर्ग किलोमीटर है और ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। तो देखिए जो वृक्ष आवरण है वो तो ठीक है कि आपका जो है 7,241 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन ये भौगोलिक क्षेत्रफल का दरअसल 3.08% है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डाटा गलत हो जाएगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और पिछले रिपोर्ट की तुलना में वृक्ष आवरण में 79 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, ये स्टेटमेंट ठीक है। गलत पूछा गया है तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 96 क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले टॉप के 3 डिस्ट्रिक्ट आपको बताने हैं। देखिए सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई? घटते क्रम में सहारनपुर, फिर चित्रकूट, प्रयागराज, बाराबंकी और जो है आपका बलरामपुर। आपको
टॉप के 3 बताने हैं तो पहला सहारनपुर आ जाएगा, दूसरा चित्रकूट आ जाएगा, तीसरा प्रयागराज आएगा। तो यहाँ से ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में अति सघन वन लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में जो है विस्तारित है? देखिए अति सघन वनों की अगर बात करें तो सिद्धार्थ नगर में 0 है, उन्नाव में भी 0 है, वाराणसी में भी 0 है। सुल्तानपुर की बात की जाए तो ये देखिए 5 वर्ग किलोमीटर में आता है और बी ही हमारा उत्तर जो है हो जाएगा। 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार कार्बन स्टॉक की दृष्टि से शीर्ष के 3 राज्यों में नहीं आता है? देखिए कार्बन स्टॉक की अगर बात करें तो टॉप 3 स्टेट कौन कौन सी है? सबसे पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद देखिए है मध्य प्रदेश और इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? सी। बात करते हैं 99 प्रश्न की कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार बांस धारित क्षेत्र की दृष्टि से टॉप के 3 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश और देन है महाराष्ट्र। तो यहाँ से जो आपके प्रश्न का उत्तर है कौन सा निकल आएगा? ये आपका ए हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस बाघ अभ्यारण्य में सबसे अधिक बाघ है? तो देखिए जो कार्बेट बाघ अभ्यारण्य है यहाँ पर 231 बाघ जो हैं। अगर नागरहोल बाघ अभ्यारण्य की बात करूं तो यहाँ पर 127 बाघ है और बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो देखिए 126 है। वहीं जो डंपा बाघ अभ्यारण्य है इसके साथ में जो बक्सा है और इसके साथ में जो पलामू है, इन तीनों में एक भी टाइगर जो है नहीं मिला है, तीनों में क्या है? 0 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक जो है पूछी गई है तो ए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोगों के जो कमेंट होते हैं वो बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर का काम करते हैं टीम के लिए और हम लोग कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा फैक्ट और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाई जाए, मेहनत करके वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बेहद जरूरी सूचना, अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए गए हैं, प्लीज एक बार संपर्क कीजिए, आपको अवश्य ही बहुत बेनिफिट होगा। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।